Hello, everybody. I am CS Ishika Agrawal, and this is the first episode of our case law series of company law. This case law series is going to be a complete package for you all because in this video, I'm going to discuss how to understand case laws, how to write your answers, what should be a right strategy, all the tips and tricks, everything, and that too for 100% free. So make sure that you don't miss any of the episodes of this case law series. So let's get started. Okay, so first of all, I'm going to tell you few basic points, few basic things which you should keep in your mind during this whole preparation of your examination, so that you will be able to prepare well while attempting your test, while giving your test series. ठीक है, so these things you need to keep before your final examination. Right now only, while preparing for your examination, keep these things in mind. First things, focus on concepts. I always say this thing कि कंपनी लॉ में प्लीज रटंत विद्या नहीं चलेगी, बिल्कुल मत रखना. केस लॉज ही आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं. अगर आप रटेंगे तो आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे. प्लीज हर सेक्शन को समझ समझ के पढ़िएगा, तभी आपको केस लॉज बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे. डेली रिविजन इज इंपॉर्टेंट. डेली रिविजन. वैसे तो आई टेल यू वेरियस टिप्स एंड ट्रिक्स टू मेमोराइज ऑल्सो, बट इतने सारे सेक्शंस हैं, इतने सारे फॉर्म्स हैं, पेनाल्टीज हैं, सब चीज को आप बार बार रिवाइज करेंगे तो वो दिमाग में बैठ जाता है. रिवाइज एज मच एज यू कैन. और रेगुलर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैंने इस पूरे को हाईलाइट करके रखा है. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसीलिए दिस केस लॉ सीरीज आई हैव लॉन्च्ड सो दैट इट विल हेल्प यू विथ योर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस. इट विल हेल्प यू इन प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग केस लॉज एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस. सो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ने के साथ साथ आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करें. नेक्स्ट इज अटेम्प्ट पार्ट, मेक पार्ट बी स्ट्रॉन्ग. पार्ट बी, पार्ट टू जो है वो पूरा बोर्ड से डील करता है, तो पार्ट बी को तो बिल्कुल एकदम पानी बना लेना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट करेगा. लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को छोड़ के नहीं जाना है. जैसे कई बच्चे लोग सोचते हैं यार सीएस एक्ट मेगा फॉर्म छोड़ के चल जाते हैं, 5 मार्क्स का तो आएगा. वो 5 मार्क्स बहुत मायने रखते हैं. एक बार रीड लेके चल जाओ, आंसर तो बन जाएगा, छोड़ने की तो नौबत नहीं आएगी. तो ऐसा मत सोचना कि कोई टॉपिक लेस इंपॉर्टेंट है तो छोड़ देंगे, नहीं. कम टाइम दो, लेकिन एक बार रीड करो कम से कम, ताकि एटलीस्ट क्वेश्चन आए तो आपको बन जाए. पास एग्जाम क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है. आप लोगों के पास स्कैनर्स होंगे, स्कैनर्स नहीं है तो परचेस करो, किसी से पीडीएफ मिलता है तो पीडीएफ से कर लो. स्कैनर्स अरेंज करो, स्कैनर बाय करो, और पास्ट एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करो. वैसे तो इस केस लॉ सीरीज में मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट पास्ट एग्जाम पेपर्स भी सॉल्व कराऊंगी. तो इस केस लॉ सीरीज के दौरान आपका पास्ट एग्जाम पेपर्स भी कवर हो जाएगा. और पूरे एकदम डिटेल में आपको देखना है तो स्कैनर परचेस करो, इट्स गोना हेल्प यू अ लॉट. ठीक है. अमेंडमेंट्स कवर करना, वैसे अगर आप लोग अभी क्लास ले रहे हैं तो अमेंडमेंट्स की दिक्कत नहीं जाएगी, बिकॉज हम लोग जो अभी पढ़ा रहे हैं, हमारे रेगुलर जो कंपनी लॉ की क्लास चल रही है उसमें हम अमेंडेड ही पढ़ा रहे हैं, तो अमेंडमेंट्स आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. एग्जाम से पहले बस एक बार अमेंडमेंट्स कवर कर लेंगे कि कुछ छूट तो नहीं गया. इंपॉर्टेंट सेक्शंस याद करना पड़ेगा. कंपनी लॉ में तो सेक्शंस याद करना ही पड़ेगा. कंपनी लॉ में आप ऐसा नहीं कर सकते कि छोड़ के चल जाओ. ठीक है. कंपनी लॉ में आपको याद करना पड़ेगा सेक्शंस. और कुछ अनइम्पॉर्टेंट सेक्शंस होंगे तो उसको आप छोड़ सकते हो, चलेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट सेक्शंस जैसे 188, ये तो पहाड़ है भैया, सेक्शंस नंबर तो याद करने पड़ेंगे. और अगर आप मेरी क्लास अटेंड कर रहे होंगे फिर तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं क्लास में ही याद करा देती हूँ सेक्शंस और फॉर्म नंबर्स. ठीक है. एग्जाम आवर, एग्जाम आवर यहाँ गलत लिखा था. एग्जाम आवर बेसिकली आप लोगों का 9 to 12 होने वाला है. तो मैं आप लोगों को ये कहूंगी कि आप जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे वो 9 से 12 के ही बीच में करें. मेरे हिसाब से आप लोगों का पेपर 9 से 12 ही होगा, एक बार चेक कर लेना. जो आपका एग्जाम टाइमिंग होगा उसी टाइम पे आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें. ठीक है. मतलब जो टेस्ट सीरीज आप अटेम्प्ट करते हो, आपके जहां से भी आप क्लास कर रहे होंगे आपका टेस्ट सीरीज कंडक्ट होता होगा. जैसे मैं जो मेरी क्लास करा रही हूँ उसमें भी प्रॉपर टेस्ट सीरीज होता है. तो जो आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे वो अगर आप अपने एग्जाम टाइम पे करें तो वो टाइम दिमाग ज्यादा चलने लग जाता है, तो ऑटोमेटिकली इट हेल्प्स इन एग्जाम टाइम ऑल्सो. तो अभी से ये हैबिट डेवलप कर लो कि आप अपने एग्जाम टाइम, जो भी आपका एग्जाम टाइम होने वाला है लाइक 9 to 12, आप प्रॉपर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो और उस टाइम पे अपने माइंड को वैसा ट्रेन कर लो. ठीक है. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, बी पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट. उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको केस लॉज लिखना कैसे है. बहुत से बच्चे मुझे पूछते हैं कि मैम हम कंक्लूजन से चालू कर सकते हैं क्या. एंड व्हेन आई स्टार्टेड कंडक्टिंग टेस्ट सीरीज, स्टार्टिंग में सारे बच्चे ना फाइनल कंक्लूजन सबसे ऊपर लिख देते हैं. आंसर की फर्स्ट लाइन होती है एकदम कंक्लूजन, एंड दैट इज टोटल शिट. That is the wrong, that is the most wrong way to write case laws. It's very important to know the correct sequence of your answer. अगर आपको केस लॉ वाले क्वेश्चन आते हैं तो सबसे फर्स्ट पैराग्राफ
शुड बी योर केस लॉ, सॉरी, शुड बी योर प्रोविजंस ऑफ लॉ, कि आपके एक्ट में, कंपनीज एक्ट में लिखा क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सेक्शन 48 से क्वेश्चन आया है, वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट से क्वेश्चन आया है, सो यू शुड राइट according to section 48 of the companies act 2013, read with rules, read with relevant rules. So this should be your first line of the answer. The first line of the answer should always be the applicable provisions. कौन से सेक्शन के बारे में बात चल रही है वहां वो लिखना पड़ेगा आपको. सो द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ योर आंसर शुड बी द लॉ, व्हाट द लॉ इज एक्चुअली सेइंग. You should write the applicable provision of law and it should start with this line like according to section this of this act. मोस्टली कंपनी लॉ में कंपनीज एक्ट ही होता है, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, रीड विद रूल्स मेड देयर अंडर, ऐसा करके आप अपना आंसर स्टार्ट कर सकते हैं. फिर आपको ये लिखना पड़ेगा कि सेक्शन 48 में लिखा क्या है. अच्छा, किसी क्लास का राइट्स चेंज करते हैं तो हमें 3/4 की कंसेंट चाहिए होगी या एसआर पास करना पड़ेगा. तो प्रॉपर आपको लॉ लिखना पड़ेगा कि कंपनीज एक्ट के इस सेक्शन में लिखा क्या है. या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर आपको सेक्शन याद नहीं है या कंफ्यूज हो रहे हो तो गलत सेक्शन तो लिखना मत. पहली बात बता दे रही हूं, अगर आपको सेक्शन याद नहीं है, डोंट राइट रॉन्ग सेक्शन, इट क्रिएट्स अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट इन योर आंसर. मान के चलो आपको 48 वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट के बारे में पूछा है और आपने क्या डाल दिया, आपने सेक्शन 52 डाल दिया, तो इट शोज कि आपको वेरिएशन के बारे में, वेरिएशन का भी राइट सेक्शन नहीं पता और आपको सेक्शन 52 भी नहीं पता. प्रीमियम का क्वेश्चन है, इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, मतलब इसका मतलब ये शो हो रहा है कि आपको दो सेक्शंस नहीं पता, तो ये तो एकदम टोटली गलत हो जाएगा. प्लीज गलत सेक्शन कोट मत करना. अगर आपको क्वेश्चन, अगर आपको सेक्शन याद नहीं आ रहा है, गलत सेक्शन कोट मत करना. अगर आपको सेक्शन याद नहीं आ रहा है तो यू कैन राइट दिस थिंग अकॉर्डिंग टू एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, रीड विथ रूल्स मेड देयर अंडर, ऐसा करके आप लिख सकते हैं. तो अकॉर्डिंग टू एप्लीकेबल प्रोविजन भी लिख सकते हैं, बट गलत सेक्शन मत लिखना. और अगर आप मेरे ऊपर छोड़ दो तो मैं आपको याद भी करा दूंगी सेक्शन, अगर आप मेरी क्लास ज्वाइन करते हैं तो ठीक है. अगर आप मेरी क्लास ज्वाइन नहीं करते हैं, देन ऑल्सो आई विल ट्राई टू मेक दिस ट्रिक्स video of how to remember section numbers and I will upload this in YouTube free of cost. ठीक है. So this is first paragraph of your answer should be applicable provision. उसके बाद जब आप पूरा प्रोविजन बता देंगे कि सेक्शन 48 में ये सारी चीजें लिखी हैं, जब आप पूरा प्रोविजन एक्सप्लेन कर देंगे, उसके बाद योर सेकंड पैराग्राफ शुड बी ऑफ फैक्ट्स ऑफ द केस, कि हमारे सिचुएशन में क्या क्या दिया हुआ है. ओके, मिस्टर एक्स इज द डायरेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड एंड ही इज प्रपोजिंग टू चेंज द शेयर होल्डर्स राइट ऑफ इक्विटी शेयर्स. तो ये आपको फैक्ट्स देना पड़ेगा कि हमारे क्वेश्चन में क्या फैक्ट्स बोले गए हैं, तो आपको फैक्ट्स ऑफ द केस एक्सप्लेन करना पड़ेगा. और आप इस तरह से लिख सकते हैं, इन द गिवन केस और फिर जो क्वेश्चन में लिखा है वो, या फिर इन द अबव केस और फिर जो क्वेश्चन में लिखा है वो. और इसको ट्राई करना कंसाइज करके लिखने का. जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में ऐसे 10 लाइन लिखा हुआ है तो आप भी 10 लाइन लिख दो. उसको अगर आप शॉर्ट वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि देखो भैया ऐसा ऐसा सिचुएशन है, तो ट्राई टू कंसाइज दैट फैक्ट एंड राइट इट इन अ कंसाइज मैनर. ओके. इसके अलावा नाउ यू हैव टू लिंक प्रोविजन विद केस, मतलब आपको प्रोविजंस को, सेक्शंस को अपने सिचुएशन में अप्लाई करना है. अच्छा, हमारे सिचुएशन में अगर कंपनी चेंज करना चाहती है इक्विटी शेयर होल्डर्स का राइट, तो उसको उन इक्विटी शेयर होल्डर्स का क्या 3/4 का कंसेंट लेना पड़ेगा या उनका सेपरेट मीटिंग बुला के एसआर पास करना पड़ेगा. ये लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ फैक्ट्स को फिर एप्लीकेबल प्रोविजन से लिंक करना पड़ेगा. यू कैन डू दैट इन सेपरेट पैराग्राफ. ऑल्सो अगर कोई केस लॉ है जिसका रेफरेंस आ रहा है या कोई केस लॉ है जो यहाँ पर सूट हो रहा है, तो आप वो केस का रेफरेंस भी दे सकते हैं यहाँ क्वेश्चन में, कि इन द गिवन, इन द पास्ट केस ऑफ दिस सिमिलर सिचुएशन वाज डिस्कस्ड एंड कोर्ट ने ये व्यू दिया था. तो कोई अगर पास्ट एप्लीकेबल केस है तो वो भी आप कोट कर सकते हैं. और जब सारा कुछ हो गया, लास्टली यू शुड राइट योर कंक्लूजन एंड कंक्लूजन शुड बी वेरी क्रिस्प एंड कंसाइज, वेरी क्रिस्प, मतलब एकदम एग्जैक्ट लाइन होनी चाहिए. एकदम बढ़ा चढ़ा के मत लिखना. कंक्लूजन को ट्राई करना एक सेंटेंस या मैक्सिमम 2 सेंटेंस में कवर करने की, दो भी अवॉइड करना, एक सेंटेंस में अपने कंक्लूजन को कवर करना. और कंक्लूजन शुड बी वेरी स्पेसिफिक. वेरी स्पेसिफिक मतलब क्वेश्चन में जो पूछा है, लाइक अगर क्वेश्चन में पूछा है कि वेदर दिस रिजोल्यूशन ऑफ बोर्ड इज वैलिड और नॉट, so your conclusion should be exact same कि yes, the resolution of the board is valid because of the above stated reasons. बस खत्म. पूरी कहानी नहीं लिखनी है कंक्लूजन में. कंक्लूजन में एकदम फाइनल आंसर लिखना है, जो एग्जैक्ट क्वेश्चन की डिमांड है वही होना चाहिए आपका कंक्लूजन. और आप सिंपली दस करके लिख सकते हैं, दस इट इज कंक्लूडेड दैट दिस. या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं कि बेस्ड ऑन द अबव रीजन इट मे बी कंक्लूडेड दैट, देन योर कंक्लूजन.
या सिंपली अगर इतना तामझाम नहीं करना है तो कंक्लूजन में yes thus it can be said that the resolution of the board is valid. सिंपली आप देयरफॉर या दस करके भी अपना कंक्लूजन लिख सकते हो, बट मेक श्योर करना कि आपका जो कंक्लूजन है वो एकदम शॉर्ट एंड स्वीट है। एक दो चीजों का जो आपको और ध्यान देना है वो चीजें ये हैं कि जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं जैसे कि सेक्शन नंबर्स, फॉर्म नंबर्स, पेनाल्टीज और एनी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू शुड अंडरलाइन दैट पॉइंट ताकि वो चेकर की नजरों में आए, वो दिखता है। बिकॉज आई पर्सनली चेक आंसर शीट्स ऑफ माई स्टूडेंट्स, तो वो अगर आप अंडरलाइन करते हैं ना तो वो दिखता है। फॉर एग्जाम्पल अगर सेल्फ प्रोस्पेक्टस का क्वेश्चन आया तो वहां पर आपको आपने बीच में कहीं इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम लिख दिया, तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है भैया। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम पास टू, आपको उसको अंडरलाइन करना पड़ेगा इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम को। तो वो मुझे चेक करते टाइम जो भी चेक करेगा उसको अलग से दिखेगा, उसको पता चलेगा अच्छा इसको पता है अच्छे से डिटेल में सेल्फ प्रोस्पेक्टस के बारे में। दिस इज द थिंग, ठीक है। सो यू शुड कीवर्ड, यू शुड अंडरलाइन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स ऑफ योर आंसर। दिस इज हाउ यू शुड आर्टिकुलेट योर केस लॉस। इसके अलावा एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे इस टाइप की आपकी आंसर शीट होती है जिसमें आपको ये लिखा हुआ रहता है आंसर टू क्वेश्चन नंबर, तो आप कृपया करके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ना लिखे, क्वेश्चन नंबर आपको यही लिखना पड़ता है। इट शुड बी वेरी स्पेसिफिक एंड मेक श्योर करना कि जब आप टेस्ट सीरीज भी अभी दे रहे हो, अभी आपकी फाइनल एग्जाम नहीं है, मान के चलो आपकी एग्जाम जून में होगी या दिसंबर में होगी, जब भी आपकी एग्जाम होगी उससे पहले आप टेस्ट सीरीज तो देंगे। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज करेंगे या आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अपनी कॉपी में करते हैं तो स्टार्टिंग से एक अच्छी हैबिट बना के चलें, जैसा आपको फाइनल एग्जाम में पेपर देना है डिट्टो वैसा ही अभी करें। तो उसके लिए आप क्या करना, ये जो लेफ्ट मार्जिन होती है कॉपी की वहां कुछ भी मत लिखना। क्यों? क्योंकि जो आपको एग्जाम में आंसर शीट मिलेगी वहां पर ये जो लेफ्ट मार्जिन रहती है यहाँ लिखना अलाउड नहीं रहता। आप इंस्ट्रक्शन शीट पढ़ेंगे तो देख लेंगे कि अलाउड नहीं रहता है। तो आपको जो भी पॉइंटर्स करने हैं वो यही अंदर साइड पे लिखें एंड क्वेश्चन नंबर ऊपर मेंशन करें। और इट्स नॉट नेसेसरी टू स्टार्ट योर क्वेश्चन योर आंसर विथ क्वेश्चन वन। आपको जो बेस्ट क्वेश्चन लगता है उससे उससे स्टार्ट करें अपना आंसर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैम लेंथ क्या होना चाहिए आंसर का, तो लेंथ देखो भैया, अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1.5 पेज बिल्कुल मत लिखना, बिल्कुल उतनी जरूरत ही नहीं है। आपको ऐसा एडिशनल मार्क्स नहीं मिल जाएगा, 5 मार्क्स नहीं मिल जाएगा 1.5 पेज लिखने से। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आधे पेज से लेके 3/4 पेज तक आप लिख सकते हैं, दैट इज मोर देन इनफ। इफ यू आर राइटिंग 3/4 ऑफ द पेज दैट्स मोर देन इनफ। 4 मार्क्स के लिए 1 पेज इज मोर देन सफिशिएंट, 1.5 पेज लिखने की जरूरत नहीं है, 1 पेज इज मोर देन सफिशिएंट। 5 मार्क्स के लिए 1 से 1.5 पेज इज मोर देन सफिशिएंट। इवन इफ यू आर राइटिंग 1 पेज दैट्स ऑल्सो ओके, इफ यू आर राइटिंग 1.5 पेज दैट्स ऑल्सो ओके। सो दिस शुड बी योर राइट लेंथ ऑफ द आंसर। सो ये कुछ बेसिक बात थी जो मैं आपको अभी से बताना चाहती हूँ, ताकि अभी से आप क्या करें, एक अच्छी हैबिट डेवलप करेंगे आंसर लिखने की, तो वो एग्जाम टाइम आपको बहुत 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 ज्यादा हेल्प करेगा। इसके अलावा स्टार्ट करते हैं आज की केस लॉ सीरीज, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड उनके राइट आंसर्स। अगर आपको आंसर्स पता भी होगा तो भी आप स्ट्रगल करते होंगे कि भाई इसको लिखूं कैसे, स्टार्ट कैसे करूं, कंक्लूड कैसे करूं, तो वही चीज आप इस केस लॉ सीरीज में एक्सपर्टाइज करेंगे, जिसमें मैं आपको पर्सनली इंपॉर्टेंट केस लॉ क्वेश्चंस पढ़वाऊंगी और उसके आंसर्स बताऊंगी कि देखो इसको स्टार्ट ऐसे करना चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए और कंक्लूड ऐसे करना चाहिए, सारी बातें डिटेल में। तो चलो स्टार्ट करते हैं, किस बात की देरी, क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं ऑफ आवर केस लॉ सीरीज। आर यू ऑल रेडी? देन गिव्स अ थम्स अप टू दिस वीडियो, गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो, ओके। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। मेरे को पता है आप सभी को आंसर पता होगा, आई नो यू ऑल नो द आंसर, बट इस वीडियो में आप ये जानेंगे कि इसको लिखा कैसे जाता है, हाउ यू शुड अंडरस्टैंड दिस केस लॉ क्वेश्चन एंड हाउ यू शुड राइट दिस आंसर इन द बेस्ट पॉसिबल वे। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, सैन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, नाम पढ़ के समझ जाओ प्राइवेट कंपनी है, नाम पढ़ के समझ जाओ प्राइवेट कंपनी है। देखो मैं जब भी किसी कंपनी का नाम पढ़ती हूँ ना मेरे दिमाग की घंटी बजने लग जाती है कि ये प्राइवेट कंपनी है कि पब्लिक कंपनी है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी का नाम प्राइवेट लिमिटेड से एंड होता है, पब्लिक कंपनी का नाम जस्ट लिमिटेड से एंड होता है। सो सैन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, समझ में आ रहा है, नाम से समझ में आ रहा है कि दिस इज अ प्राइवेट कंपनी, ठीक है। Sen Industries Private Limited Company has its paid up share capital of 40 लाख। इसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है? 40 लाख। एंड इसका टर्नओवर कितना है? 10 करोड़। ठीक है, हमें ये चीज पता चल गया। एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट,
Examine the provisions of the Companies Act and decide whether the company is treated as small company or not. आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में बोला है ये बताओ कि ये जो ऊपर लिखी हुई कंपनी है ये एक स्मॉल कंपनी है कि नहीं. तो सबसे पहले आपके दिमाग में स्मॉल कंपनी का सेक्शन आना चाहिए. स्मॉल कंपनी इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 85 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. तो आपको पता है आपका आंसर 3 पार्ट में डिवाइडेड होगा. फर्स्ट पार्ट शुड बी एप्लीकेबल प्रोविजन, second part should be facts of the case and last part should be your conclusion. ठीक है मैम, समझ गए. अब देखो यहां पर हमारा आंसर स्टार्ट कैसे हुआ है. ऑब्वियसली योर आंसर शुड स्टार्ट विद सेक्शन 285. So, according to the provisions of Section 2, Clause 85 of the Companies Act 2013, small company is defined as this. फिर हमें small company का पूरा definition लिखना है. तो देखो आंसर कैसे लिखा हुआ है. According to provisions of Section 285 of the Companies Act 2013, small company means a company other than public company paid up share capital of whose does not exceed 2 crores and turnover of whose as per profit and loss account of the immediately preceding financial year does not exceed 20 crores. आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ. आप बाकी सारे सेक्शंस जो है अपने मन से थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, एकदम डिट्टो सेक्शंस की लाइन लिखने की जरूरत नहीं है. बट जो डेफिनेशंस होते हैं, ऑल द डेफिनेशंस, यू कांट चेंज द लैंग्वेज ऑफ डेफिनेशंस. मैं हमेशा अपने बच्चों को एक बात बोलती हूँ कि अगर आप कोई डेफिनेशन लिख रहे हैं तो ट्राई करो डेफिनेशन को एज इट इज लिखने का. डेफिनेशन की लैंग्वेज आप चेंज नहीं कर सकते. डेफिनेशन में एक एंड और एक और भी मैटर करता है. लॉ में एक एंड और एक और बहुत मैटर करता है. जैसे यहां पर एंड है. स्मॉल कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसका पेड अप 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है एंड जिसका टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा नहीं है. तो यहाँ एंड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस एंड सिग्निफाइज दैट बोथ द लिमिट्स आर इंपॉर्टेंट. बोथ द लिमिट्स यू शुड क्वालिफाई बोथ द लिमिट्स इन ऑर्डर टू बी क्वालिफाइड एज अ स्मॉल कंपनी. 2 करोड़ के अंदर होना चाहिए पेड अप और टर्नओवर 20 करोड़ के अंदर होना चाहिए, तभी आप स्मॉल कंपनी होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे. तो आपने डेफिनेशन लिख दिया, लेकिन डेफिनेशन यहाँ खत्म नहीं होती है. आप अगर सेक्शन 285 पढ़ेंगे तो डेफिनेशन के आगे और भी लिखा हुआ है कि प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू होल्डिंग और सबसी कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 और अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट. इसका मतलब ये है कि अगर कोई होल्डिंग सबसी कंपनी है या सेक्शन 8 कंपनी है या फिर कोई एनी अदर कंपनी अंडर स्पेशल एक्ट, तो दैट कंपनी कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज स्मॉल कंपनी इररिस्पेक्टिव ऑफ द पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर. फर्क नहीं पड़ता पेड अप टर्नओवर क्या है. इन सारी कंपनीज को तो हम स्मॉल कंपनी कतई नहीं बोलेंगे. तो ऊपर क्वेश्चन में बात करो, क्या क्वेश्चन में बोला गया था कि सैन फ्रांसिस प्राइवेट लिमिटेड इज अ होल्डिंग सबसी या सेक्शन 8? नहीं, तो मतलब नहीं है. सिंपली पेड अप और टर्नओवर की लिमिट चेक कर लो. इस क्वेश्चन में पेड अप कितना था? 40 लाख. टर्नओवर कितना था? 10 करोड़. तो 40 लाख 2 करोड़ के अंदर है. हाँ जी, 2 करोड़ के अंदर है. तो पेड अप क्वालिफाइड, यस, पेड अप लिमिट क्वालिफाइड. नेक्स्ट टर्नओवर, हमारी कंपनी का 10 करोड़ है और लिमिट कितनी है? 20 करोड़. 20 करोड़ के अंदर है, यस, दिस लिमिट आल्सो क्वालिफाइड. मतलब पेड अप भी लिमिट के अंदर है और टर्नओवर भी लिमिट के अंदर है, मतलब यस, दिस कंपनी इज अ स्मॉल कंपनी. तो व्हाट शुड बी योर आंसर? देखो हमने सबसे पहले फैक्ट्स ऑफ द केस डिस्कस कर लिया इस फर्स्ट पैराग्राफ में, जिसमें हमने लॉ बता दिया. बेसिकली लॉ पूछा था सेक्शन 8 कंपनी है कि नहीं. तो यहाँ आपको सेक्शन 8 कंपनी का सिर्फ डेफिनेशन बताना है और राम कहानी नहीं लिखनी है सेक्शन 8 के बारे में. पूरी राम कहानी नहीं लिखनी है, जो पूछा है वही बताओ. डेफिनेशन पूछा था ना, बस डेफिनेशन लिख दो. अब फैक्ट्स ऑफ द केस बताओ. फैक्ट्स ऑफ द केस में आप लिखेंगे इन द प्रेजेंट केस सैन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड is a private company having paid up capital of 40 lakh 40 lakhs which is within the limit of 2 crores and turnover 10 crores which is within the limit of 20 करोड़. हमने फैक्ट्स बताए और फैक्ट्स को प्रोविजन से लिख कर दिया कि भैया पेड अप तो 40 लाख है, 2 करोड़ के अंदर है, और टर्नओवर तो 10 करोड़ है, 20 करोड़ के अंदर है. अब कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या होना चाहिए? देयरफॉर taking into account the above provisions San Industries Private Limited is a small company in accordance with 285 of the Companies Act. देखो कंक्लूजन एकदम क्रिस्प है. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था एग्जामिन द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट एंड डिसाइड वेदर दिस कंपनी इज अ स्मॉल कंपनी. तो क्वेश्चन ने ये पूछा तो आपका कंक्लूजन डिट्टो यही होना चाहिए, इसी का 2 कॉपी जेरोक्स कॉपी कि यस दिस सैन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड इज अ स्मॉल कंपनी. खत्म. अब देखो क्वेश्चन का एक और सेकंड पार्ट है. बहुत लोग ना क्वेश्चन का सेकंड पार्ट मिस आउट कर देते हैं. ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन 2 पार्ट में डिवाइडेड है. ये क्वेश्चन 2 पार्ट में डिवाइडेड है. पार्ट नंबर 1 इज दिस एंड पार्ट नंबर 2 इज
दिस। सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का ये है कि व्हाट वुड बी योर आंसर इन केस द कंपनी इज गवर्न बाय स्पेशल एक्ट। आपका आंसर क्या होता अगर ये कंपनी स्पेशल एक्ट वाली कंपनी होती। तो आपको अपनी दिमाग की बत्ती जलानी पड़ेगी और ये देखना पड़ेगा कि भैया अगर ये स्पेशल एक्ट वाली कंपनी होती तब तो ये स्मॉल कंपनी बन ही नहीं सकती। पेड अप कुछ भी हो, टर्नओवर कुछ भी हो। तो आपको वही चीज यहाँ लिखना पड़ेगा। प्रोविजंस दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 285 आपने एक बार एक्सप्लेन कर दिया ना, दैट इज इनफ। अब आप सेकेंड पार्ट का फर्दर आंसर लिखोगे कैसे। फर्दर द प्रोविजन टू सेक्शन 285 reads that companies governed by special act shall not be treated as small company even when they comply with the provision of the said section। तो यहाँ पर हमने बता दिया कि अगर कोई कंपनी स्पेशल एक्ट वाली है तो उसको हम स्मॉल कंपनी नहीं मानेंगे। और इसी के बेसिस पे आपने फाइनल कंक्लूजन दे दिया कि हियर इन केस अगर सेन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड इज गवर्न बाय स्पेशल एक्ट, अगर वो स्पेशल एक्ट के द्वारा गवर्न होगी देन इट वुड नॉट बी ट्रीटेड एज स्मॉल कंपनी। उस केस में हम लोग उसको एज ए स्मॉल कंपनी ट्रीट नहीं करेंगे। तो आपको समझ में आया आपको आंसर्स लिखना किस तरीके से है। Right, great. So with this, we are done with one question of our case law series of company law. आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखो अगर कोई एडिशनल पॉइंट आता है कि आपको ऐसे लिखना चाहिए वैसे लिखना चाहिए, तो ये केस लॉ सीरीज जैसे जैसे चलती जाएगी, जैसे जैसे हम अलग अलग तरह के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बीच बीच में आई एम गोना टेल यू वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। So make sure that you don't skip and watch this case law series, this episodes till end, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका मिस आउट ना हो। ठीक है, अब जैसे सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका ये है कि रानी इज अ वेल्दी लेडी, वेल्दी मतलब वेरी रिच, एंजॉइंग लार्ज डिविडेंड इंटरेस्ट इनकम। रानी के बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स वगैरह थे जिससे उसको बहुत सारी डिविडेंड इनकम आ रही थी और इंटरेस्ट इनकम आ रही थी। ठीक है, उसके अलावा सी हैज फॉर्म्ड 3 प्राइवेट कंपनीज, फिर उसने क्या किया 3 प्राइवेट कंपनीज बना दी एंड अग्रीड विद ईच ऑफ देम टू होल्ड ब्लॉक ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एज एन एजेंट। ये लेडी है रानी। क्वेश्चन समझा रही हूं मैं आपको, देखो क्वेश्चन पढ़ के इमेजिन करने लग जाया करो, अच्छा ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। बी क्रिएटिव, बी इमेजिनेटिव। क्वेश्चन पढ़ते ही एक लड़की की पिक्चर आ जानी चाहिए आपके दिमाग में। अच्छा रानी, रानी मुखर्जी को इमेजिन कर लो। तो ये रानी है। रानी को बहुत सारी इनकम आ रही थी, डिविडेंड इनकम, मतलब उसकी इन्वेस्टमेंट्स होगी। फिर उसने क्या किया, उसने 3 प्राइवेट कंपनी बना दी, 1, 2 एंड 3, और अपनी थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट्स तीनों में ट्रांसफर कर दी, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट्स इसमें ट्रांसफर कर दी, फिर इसमें, फिर इसमें। फिर आगे बढ़ो, क्वेश्चन में हुआ क्या, इनकम रिसीव्ड वाज क्रेडिटेड इन द अकाउंट्स ऑफ द कंपनीज बट द कंपनी हैंडेड बैक द अमाउंट टू हर एज अ प्रिंटेड लोन। हुआ क्या कि इन्वेस्टमेंट्स अब रानी के पास नहीं रही, इन तीनों कंपनीज में ट्रांसफर कर दिए, तो इन लोगों को आने लगी डिविडेंड एंड इंटरेस्ट इनकम, ये कंपनीज को होने लगी इनकम। और ये कंपनीज ने क्या किया, जो भी पैसा आया डिविडेंड इनकम के नाम का, उस पैसे को रानी को ट्रांसफर कर दिए इन द फॉर्म ऑफ लोन, लोन के फॉर्म में ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, दिस वे शी डिवाइडेड हर इनकम इन 3 पार्ट्स टू रिड्यूस टैक्स लाइबिलिटी। और इससे क्या हुआ, पहले उसकी बहुत ज्यादा इनकम हो रही थी डिविडेंड इंटरेस्ट के नाम पे, तो उसकी टैक्स बहुत ज्यादा आ रही थी। बट अब क्या हुआ, इनकम डिवाइड हो गई 3 प्राइवेट कंपनीज के में, और वो लोग ने उसी पैसे को लोन के फॉर्म में ट्रांसफर कर दिया, तो मिसेस रानी की इनकम जीरो हो गई, तो उससे क्या हुआ, उनकी टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस हो गई। डिस्कस दिस लीगैलिटी ऑफ पर्पस फॉर विच 3 कंपनीज आर फॉर्म। अब आपका फाइनल क्वेश्चन क्या है, आपका फाइनल क्वेश्चन ये लाइन है। अभी तक आपको सिचुएशन बता रहा था, देखो ऐसा 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 हो गया। अब आपका फाइनल लाइन है कि डिस्कस द लीगैलिटी फॉर द पर्पस दिस 3 कंपनीज आर फॉर्म। दिस इज योर फाइनल क्वेश्चन। बताओ ये 3 कंपनीज जिस पर्पस के लिए फॉर्म हुई है, क्या वो लीगल है कि इलीगल है, लीगल है कि इलीगल है। दिस थिंग यू नीड टू एक्सप्लेन इन योर आंसर, यू हैव टू डिस्कस द लीगैलिटी अबाउट दिस। अब ये केस पढ़ते ही आपके दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए कि भैया लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का केस है, फ्रॉड वाला, डिंसो मानिक जी पिटीट का केस, ये आपके दिमाग में आना ही चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो भैया आप गलत जगह पढ़ाई कर रहे हैं, सिंपल बात। ठीक है, ओके। अब इसका इसका आंसर प्रैक्टिस देखते हैं। देखो अब सबसे पहले आप समझ गए हैं कि ये लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का कांसेप्ट है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ कुछ नहीं, आपको लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल के बारे में एक्सप्लेन करना है।
जो आप स्टार्टिंग के एक पैराग्राफ में या दो पैराग्राफ में कर देंगे, और उसके बाद आपको फैक्ट्स ऑफ द केस बताना पड़ेगा कि हमारे केस में भैया क्या क्या हो गया, और लास्ट में एकदम क्रिस्प लाइन में आपको कंक्लूजन बताना पड़ेगा कि दैट इज व्हाई इट इज कंक्लूडेड दिस। तो आपने पूरे आंसर को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया इजी करने के लिए। अब एक एक करके हम एक एक पार्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम फैक्ट्स वाला पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल के बारे में बताया है। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल मतलब जब कंपनी का यूज किसी गलत पर्पस के लिए होता है, फ्रॉड करने के लिए होता है, टैक्स की लाइबिलिटी रिड्यूस करने के लिए होता है, उस केस में जो कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का कंसेप्ट है, जो सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट है, उसको डिसरिगार्ड किया जाता है और कंपनी और उसके मेंबर को सेम ट्रीट किया जाता है, और कंपनी के फ्रॉड के लिए मेंबर्स लाइबल होते हैं। दिस इज द कंसेप्ट। तो देखो यहां पर आपको लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल समझाने के लिए पहले सेपरेट लीगल एंटिटी बताना पड़ेगा। तो एक लाइन में हमें कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का कंसेप्ट यहां बताना पड़ेगा कि देखो, वेयर अ कंपनी इज फॉर्म्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। अगर आप कंपनी बनाते हैं, दे आर क्लोथ्ड विद अ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी एंड देयर एसोसिएशन इज नोन बाय द नेम ऑफ कंपनी। अगर आप कंपनी बनाते हैं तो कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, कंपनी की एक सेपरेट पहचान होती है, कंपनी की एक सेपरेट कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी होती है। बट अगर आप उसको गलत पर्पस के लिए यूज करते हैं, हाउएवर समटाइम्स दिस विल ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, ये जो कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का पर्दा है, इज यूज फॉर सम डिसऑनेस्ट एंड फ्रॉडुलेंट पर्पस। कभी कभार, कई बार क्या होता है, ये पास्ट केसेस में देखा गया है, जैसे सत्यम, पास्ट केसेस में देखा गया है कि कंपनीज को गलत पर्पस के लिए यूज किया गया है, कंपनी की कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का मिसयूज किया गया है, और उस केस में कोर्ट रियलिटी में देखता है और कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट कर देता है। सो इन सच केस court will look into the reality and remove the corporate will. This is known as lifting of corporate will. अब देखो lifting of corporate will का definition दिया गया है। Lifting of corporate will means disregarding the corporate personality and looking behind the real person who are in control of the company. In other words, where a fraudulent and dishonest use is made of the legal entity, the individual concerned will not be allowed to take shelter behind the corporate personality. अगर आप फ्रॉड करेंगे, डिसऑनेस्ट यूज करेंगे, तो जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल है उसी को लाइबल ठहराया जाएगा, कंपनी की कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी को डिसरिगार्ड किया जाएगा। दिस इज अ कंसेप्ट। इसको और डिटेल में मैंने अपने रेगुलर क्लास में एक्सप्लेन किया है। सो यहाँ आपने एक प्रोविजन एक्सप्लेन कर दिया कि अगर आप फ्रॉड करते हैं या टैक्स लाइबिलिटी अवॉइड करते हैं, तो उस केस में आपका कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट किया जाएगा और जो मेंबर है उसको लाइबल ठहराया जाएगा। अब आप गिवन केस बताएंगे। गिवन केस में आप ये डिस्कस करेंगे कि इन द गिवन केस रानी, एकदम शॉर्ट में बताएंगे ना कि रानी फॉर्म्ड 4 कंपनीज, 4 नहीं 3 होगा, रानी फॉर्म्ड 3 companies to avoid tax liability and the company is nothing more than the SSA himself. तो इस केस में ये जो 3 कंपनीज है इनको हम अलग ट्रीट नहीं करेंगे, इनकी कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी को हम भाव भी नहीं देंगे, जैसे कैटरीना कैफ सलमान खान को भाव नहीं देती वैसे। तो इस केस में हम लोग ये जो 3 प्राइवेट कंपनीज है इनको भाव नहीं देंगे, इनको सेपरेट ट्रीट नहीं करेंगे, इनको रानी ही ट्रीट करेंगे। तो इस केस में कोर्ट क्या करेगी, लिफ्ट करेगी कॉर्पोरेट विल एंड इनकम ऑफ दिस 3 कंपनी विल बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ रानी। इनकम ऑफ दिस 3 कंपनी विल बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ रानी। और ये सिमिलर केस कौन से केस में डिस्कस हुआ था, केस लॉ लिखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, डिंसो मानिक जी पिटीट। तो ये कौन से केस में डिस्कस हुआ था, रेफरेंस सर डिंसो मानिक जी पिटीट। ये केस लॉ का जो AIR बॉम्बे वगैरह होता है ना, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ नाम लिखेंगे ना तो भी चलेगा कि दिस वर्सेस दिस, या फिर रेफरेंस सर डिंसो मानिक जी पिटीट। अगर आपको दोनों पार्टी का नाम याद नहीं है तो आप रेफरेंस करके लिख सकते हैं। जैसे तब जब आपको दो पार्टीज का नाम याद रहता है तो आप कैसे लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल STC वर्सेस कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, यहाँ आप सिंपली केस का नाम लिख देंगे क्योंकि वर्सेस के पहले और बाद वाली दोनों पार्टी का नाम आपको पता है, ठीक है, पिटिशनर एंड रिस्पोंडेंट। बट कई बार क्या होता है, हमें सिर्फ एक पार्टी का नाम याद होता है, दोनों पार्टी का नाम याद नहीं होता है, तो हम लोग उस केस लॉ को कैसे लिखते हैं, रेफरेंस करके लिखते हैं, रेफरेंस को शॉर्ट में RE। तो हमें सिर्फ एक ही पार्टी का नाम पता है, सर डिंसो मानिक जी पिटीट, तो हम कैसे लिखेंगे, रेफरेंस सर डिंसो मानिक जी पिटीट। समझ में आया क्या, ठीक है मैम समझ में आ गया। अब आपकी लास्ट लाइन क्या होगी, कंक्लूजन। लास्ट लाइन कंक्लूजन ये हो जाएगा, दस अप्लाइंग द लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल को अप्लाई करके रानी एंड 3 होगा यहाँ, रानी एंड 3 companies will be treated as the same person and Rani will be held liable to pay tax। यहां पर बोला गया कि रानी एंड कंपनी को एक ही पर्सन माना जाएगा,
सेम पर्सन माना जाएगा, कंपनीज की इनकम रानी की इनकम मानी जाएगी, एंड दे विल बी हेल्ड लायबल टू पे टैक्स। दस ये जो कंपनीज फॉर्म की गई ये इलीगल है, दिस आर नॉट लीगल। यहाँ पर ऊपर प्रोविजंस में आप एक और लाइन लिख सकते हैं कि टैक्स वाली पर्टिकुलर टैक्स वाला पॉइंट लिख सकते हैं कि इफ द कंपनी इज फॉर्म्ड फॉर अवॉइडेंस ऑफ टैक्स then the court has lifted the corporate will and regarded the members and companies as the same person. So provision में आपको avoidance of tax वाला भी point लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने केस लॉ वाले आंसर्स को तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, प्रोविजंस ऑफ लॉ, फैक्ट्स ऑफ द केस एंड कंक्लूजन। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ये फॉरेन कंपनी का क्वेश्चन है ना, तो ये आपके एसबीसी के कंसेप्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये कंसेप्ट फॉरेन कंपनी का आपके एसबीसी वाले सब्जेक्ट में भी है, तो ये दोनों में काम आएगा, एक तीर से दो निशाने, ठीक है। So question number 3, read the question right here. Referring to the provisions of Companies Act, state as to when shall a company incorporated outside India shall be treated as foreign company within the meaning of Companies Act। आपको बताना है कि कब एक बाहर वाली कंपनी को फॉरेन कंपनी माना जाएगा, मतलब सिंपली दिमाग की घंटी बजाओ, फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन लिखनी है यहाँ, तो ये पढ़ के आप समझ जाओगे कि यहाँ आपको फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन लिखनी है। आगे, ऑल्सो एग्जामिन द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, स्टेट वेदर इन द फॉलोइंग केसेस द कंपनी शैल बी कंसिडर्ड एज फॉरेन कंपनी। आपको दो केस दिया हुआ है, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2, इन दोनों केसेस में आपको बताना है क्या इन कंपनीज को हम फॉरेन कंपनी मानेंगे। तो इन दोनों केस को पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फर्स्ट पैराग्राफ आपका क्या होना चाहिए आंसर का। फर्स्ट पैराग्राफ आपके आंसर का होना चाहिए 242, क्योंकि सेक्शन 2 क्लॉज 42 एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ फॉरेन कंपनी, ये बताता है कि फॉरेन कंपनी क्या होती है। क्योंकि फर्स्ट लाइन में ही आपको बोला है कि एक्सप्लेन करो, रेफर करो और बताओ कि कब एक कंपनी को फॉरेन कंपनी बोला जाएगा, तो यहाँ आपको फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन तो लिखना पड़ेगा। तो आप कैसे लिखेंगे अपना आंसर, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, फिर आप अपना आंसर स्टार्ट करेंगे। तो देखो यहाँ लिखा क्या है, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। आगे, फॉरेन कंपनी मीन्स एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया विच, दो चीज होना चाहिए इंडिया में, और ये डेफिनेशन एज इट इज है। 242 में फॉरेन कंपनी की क्या डेफिनेशन है कि फॉरेन कंपनी मींस ऐसी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जिसका इंडिया में दो चीज है, क्या दो चीज, पहला प्लेस ऑफ बिजनेस, दूसरा बिजनेस एक्टिविटी। तो पहला क्या होना चाहिए, विच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, एंड अनदर विच हैज अ बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। और प्लेस ऑफ बिजनेस खुद से भी हो सकता है, एजेंट के द्वारा भी हो सकता है, फिजिकली भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकता है। दैट इज वाई यहाँ लिखा है प्लेस ऑफ बिजनेस वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एजेंट, फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ में ये पूरा आपने एक्सप्लेन कर दिया द डेफिनेशन ऑफ फॉरेन कंपनी, और ये समझना तो बहुत इजी था, ये क्वेश्चन की हाईलाइटेड वाला पॉइंट पढ़ के ही समझ में आ रहा है हमें कि आपको यहाँ फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन पूछ रहा है। तो आपने फर्स्ट पैराग्राफ लिख दिया आपके आंसर में फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन। नक्की मैम नक्की। अब आगे दो केस दिए हुए हैं आपको, केस 1 एंड केस 2, इन दोनों केसेस में आपको बताना है क्या ये फॉरेन कंपनी कंसिडर होगी कि नहीं होगी। फर्स्ट पॉइंट है, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हैज अ रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया, एक बाहर वाली कंपनी है, बाहर यूएस की कोई कंपनी है, उसका इंडिया में कोई रिप्रेजेंटेटिव है, हु ऑन और बिहाफ ऑफ द कंपनी merely receives ऑर्डर फ्रॉम द कस्टमर्स। एक टोटल बाहर की कंपनी है, उसका मात्र इंडिया में एक रिप्रेजेंटेटिव है जो कुछ नहीं करता है, सिर्फ ऑर्डर रिसीव करता है, सिर्फ ऑर्डर रिसीव करके उनको ट्रांसफर करने का काम करता है। सो लेट मी टेल यू, ये जो रिप्रेजेंटेटिव होता है ना, ये बेसिकली इट इज लाइक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस और लिएजन ऑफिस, जिसको हम बोलते हैं लिएजन ऑफिस। आपको पता है ब्रांच ऑफिस जो फॉरेन कंपनी के ऑफिसेज होते हैं इंडिया में वो तीन तरह के होते हैं, जैसे कि ब्रांच ऑफिस, प्रोजेक्ट ऑफिस एंड लिएजन ऑफिस। जो लिएजन ऑफिस होता है यानी कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस, उसके पास कोई पावर नहीं होता है, उसके पास कॉन्ट्रैक्ट करने का पावर नहीं होता है, वो बस क्या करता है, फॉरेन कंपनी बाहर वाली कंपनी के बिहाफ में ऑर्डर रिसीव करके उनको ट्रांसफर कर देता है, अपने आप में कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में एंटर नहीं करता है। तो इसका आंसर बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने यहाँ लिखा है, और उसको ध्यान से देखो यहाँ क्या लिखा है, आप इस एक्सप्लेनेशन से समझ गए होंगे कि इस कंपनी को फॉरेन कंपनी मानेंगे कि नहीं। एंड आपका गेसिंग बिल्कुल सही है,
ठीक है, सो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, वेयर अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हैज अ रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया हु ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी रिसीव्स ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर। यहाँ हमने फैक्ट्स ऑफ द केस एक्सप्लेन कर दिया। अब फाइनल आंसर, इट कैन नॉट बी ट्रीटेड, इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज फॉरेन कंपनी। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने, इसको फॉरेन कंपनी नहीं माना जाएगा अनलेस एंड अनटिल दैट फॉरेन कंपनी हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया एंड कंडक्ट बिजनेस एक्टिविटी। अगर मात्र रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है, मात्र लिएजन ऑफिस है, उस केस में ये नहीं माना जाएगा कि उसका इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस है। क्यों? क्योंकि उसके पास कॉन्ट्रैक्टिंग पावर नहीं होती है, वो सिर्फ ऑर्डर रिसीव करके ट्रांसफर कर देता है, उसके पास कॉन्ट्रैक्ट करने की पावर नहीं होती है। एक लिएजन ऑफिस में बहुत रिस्ट्रिक्टेड पावर होती है, ना ही मार्केटिंग करने की पावर होती है, मात्र वो ऑर्डर रिसीव कर सकता है। आप इसको डिटेल में एसबीसी वाले सब्जेक्ट में भी पढ़ेंगे। हाँ, अगर प्रोजेक्ट ऑफिस होता या मान के चलो ब्रांच ऑफिस होता, तो डेफिनेटली प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाता है इंडिया में, तो डेफिनेटली माना जाता कि वो इंडिया में बिजनेस एक्टिविटी कर रहा है, और उस केस में उस कंपनी को फॉरेन कंपनी का दर्जा दिया जाता। लेकिन हैविंग अ मेयर रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया हु कैन रिसीव merely just orders, this cannot be regarded as having place of business in India and having conducting business activities. So that is why this cannot be treated as a foreign company. इसको हमने थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, देखो यहाँ पर, merely having representative in India to receive orders from customers will not be treated as having place of business in India since he does not make contract on behalf of the corporation. ऐसा कौन से केस में डिस्कस हुआ था? ये पीजे जॉन वाले केस में डिस्कस हुआ था। ये क्या कहीं एक्ट में लिखा हुआ है? नहीं, ये इस केस लॉ में डिस्कस किया गया था। representative office or liaison office have restrictions and cannot undertake any business activity in India. मैं आपको पहले ही बोली हूँ कि अगर कोई बाहर वाली कंपनी मात्र लिएजन ऑफिस इंडिया में खोलती है या रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोलती है, तो उनको इंडिया में बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट करने का पावर नहीं मिलता है। दे कैन merely receive order and transfer it. They does not have any contracting power. They does not have any power to do business activities, right? So that is why if a foreign company, sorry, if a company incorporated outside India has a mere representative in India who can just receives order, then in such case it cannot be considered as foreign company. I hope this point is crystal clear to you. Now the second point is a company incorporated outside India holds his board meeting and a general meeting in India. Board meeting मतलब board of directors की meeting, general meeting मतलब शेयर होल्डर्स की meeting। और एक कोई बाहर वाली कंपनी है, वो इंडिया में कुछ नहीं करती है, बस मीटिंग होल्ड करती है, तो क्या उसको फॉरेन कंपनी मानेंगे? सही आंसर बताना, कमेंट में पहले आंसर बताओ, उसके बाद आगे का वीडियो देखना। सही आंसर बताना ठीक है। आगे क्या उसको कौन कंपनी बोलेंगे? भैया ये सोचो ना कि वो कंपनी इंडिया में बिजनेस एक्टिविटी कर रही है कि नहीं, वो कंपनी इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस होल्ड कर रही है कि नहीं। अगर वो कंपनी इंडिया में मात्र मीटिंग्स कर रही है, तो मीटिंग करने को थोड़ी बिजनेस एक्टिविटी बोला जाएगा, मीटिंग करने को थोड़ी प्लेस ऑफ बिजनेस बोला जाएगा। वो तो घूमते फिरते आ गए होंगे इंडिया में और मीटिंग मीटिंग होल्ड कर लिए। कंडक्टिंग मीटिंग इज नॉट having place of business and business activity. That is why this company also cannot be considered as foreign company unless and until it has place of business and business activity in India. So देखो इसका आंसर किस तरह से लिखा है। In case a company merely holds board meetings or general meeting in India, the company shall not be treated as foreign company. इस केस में इस कंपनी को as a foreign company treat नहीं करेंगे unless and until the company carries some business activity and has a place of business in India. Thus, a company cannot be considered as a foreign company if it holds only board meeting or general meeting in India since it is not conducting any business activity. उस कंपनी का ये माना जाएगा इंडिया में कोई दूसरा बिजनेस एक्टिविटी है ही नहीं, और बिजनेस एक्टिविटी नहीं है तो इट इज नॉट अ फॉरेन कंपनी। क्योंकि फॉरेन कंपनी होने के लिए इंडिया में दोनों चीज होना जरूरी है, प्लेस ऑफ बिजनेस भी और बिजनेस एक्टिविटी भी। तो आई होप दैट यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। ये पॉइंट आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आया है। क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया है कि क्वेश्चन की क्या डिमांड है और इसको लिखते किस तरह से हैं। फर्स्ट आपको फॉरेन कंपनी को डिफाइन करना पड़ेगा, उसके बाद आप नंबरिंग करके 1 का आंसर अलग से लिखेंगे कि अगर मात्र रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है तो उसको नहीं मानेंगे, और फिर रीजन क्यों नहीं मानेंगे, ठीक है, और लास्ट में कंक्लूजन। एंड देन सेकेंड वाले पॉइंट में आपको लिखना पड़ेगा कि अच्छा अगर मात्र बोर्ड मीटिंग जनरल मीटिंग होल्ड करिए तो उसको फॉरेन कंपनी नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर अपन ने 2 पॉइंटर्स में करके दोनों केस को एक्सप्लेन कर दिया। इस तरह से आप
इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मिस्टर एम होल्ड्स, मिस्टर एम एक बंदा है, बना लेते हैं, चलो ये है, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, कमर मटका रहा है ये, ठीक है। ये है मिस्टर एम। मिस्टर एम होल्ड्स ऑल द शेयर्स एक्सेप्ट वन, एक शेयर छोड़ के बाकी सारे शेयर्स होल्ड करके रखे हैं इन अ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी में विच इज एंगेज्ड इन टिम्बर। एक प्राइवेट कंपनी जो टिम्बर का काम करती है उसके सारे शेयर्स मिस्टर एम होल्ड करके रखे हैं एक शेयर छोड़ के। एंड ऑल्सो अ सब्सटेंशियल क्रेडिटर, और वो उस कंपनी के क्रेडिटर भी हैं, मतलब वो कंपनी के मेंबर भी हैं और कंपनी के क्रेडिटर भी हैं। एंड ही गेट्स कंपनी इंश्योर्ड इन हिज ओन नेम। उसने क्या किया, एक कंपनी है, कंपनी का नाम दिया है क्या, नहीं कंपनी का नाम नहीं दिया, बस ऐसे लिखा है प्राइवेट कंपनी, ठीक है। ये कंपनी है, ये प्राइवेट कंपनी, उन्होंने क्या कर दिया, कंपनी को अपने नाम से इंश्योरेंस करा लिया। मतलब कंपनी की जो प्रॉपर्टीज हैं सबको अपने नाम से इंश्योरेंस करा लिया, कंपनी के नाम से नहीं। अब क्या हुआ, इन अ फायर, आग लग गई भैया, भागो। इन अ फायर ऑल द टिम्बर गेट्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग लग गई, पूरी लकड़ी जल के राख हो गई, जल गई। एंड क्लेम्स लॉस फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। अब ये मिस्टर एम रोते रोते इंश्योरेंस कंपनी के पास गया, इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, मैंने ना अपनी कंपनी का इंश्योरेंस लिया था, अब ना क्योंकि सारी लकड़ी जल चुकी है, लाओ इंश्योरेंस का पैसा, लाओ इंश्योरेंस का क्लेम दो, पैसा दो। अब ये सिचुएशन आया आपके सामने और आपका क्वेश्चन है, इज इंश्योरेंस कंपनी लायबल टू पे टू मिस्टर एम, क्या इंश्योरेंस कंपनी लायबल है मिस्टर एम को पैसा देने के लिए। तो यहां आपके दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए, मेंटोस खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ कि कंपनी एक अलग पर्सन होता है और मेंबर एक अलग पर्सन होता है, दोनों के बीच में एक दीवार होती है, दोनों के बीच में कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी की दीवार होती है जो ये बोलती है कि कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी की है, मेंबर्स की नहीं। this there is a concept of separate property, separate corporate personality। तो कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी की ही मानी जाएगी और अगर उसको इंश्योरेंस कराना है तो वो सिर्फ कंपनी के नाम से इंश्योरेंस हो सकता है, आपके मेंबर के नाम से इंश्योरेंस नहीं हो सकता। उसका मेंबर का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है कंपनी की प्रॉपर्टी में, पार्टली इंटरेस्ट भी नहीं होता है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी नहीं हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि वो अपने नाम पे ना ही इंश्योरेंस करा सकता है, ना ही ये बोल सकता है कि कंपनी की प्रॉपर्टीज मेरी है, क्योंकि कंपनी अपने आप में एक सेपरेट लीगल पर्सन है और सारी प्रॉपर्टीज कंपनी की ही है। अब आप बता देंगे क्या इंश्योरेंस कंपनी लायबल होगी, जी नहीं, बिल्कुल नहीं लायबल होगी। क्यों, क्योंकि ये इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड नहीं है, वो अपने नाम से कंपनी की प्रॉपर्टीज को इंश्योरेंस नहीं करा सकता। अगर वो कंपनी के नाम पे इंश्योरेंस कराता तो वैलिड होता और तब इंश्योरेंस कंपनी लायबल होती पेमेंट करने के लिए। तो क्वेश्चन आप समझ गए हैं, क्वेश्चन की डिमांड आप समझ गए हैं। अब इसको लिखना किस तरह से है, देखो किस कंसेप्ट के बारे में बात कर रहा है, कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी और सेपरेट प्रॉपर्टी के कंसेप्ट के बारे में बात कर रहा है। तो सबसे पहले आपको वो बताना पड़ेगा, फिर फैक्ट्स ऑफ द केस बताओगे कि हमारे सिचुएशन में मिस्टर एम थे, उन्होंने इंश्योरेंस कराया और आग लग गई, ठीक है। और फिर आप इससे रिलेटेड कोई पास्ट केस होगा तो वो भी बताओगे, जैसे यहाँ पर आप वो भी बता सकते हैं, इसका एक केस था मकौरा वाला, उसमें सेम सेम चीज हुई थी, मकौरा वर्सेस नॉर्दर्न इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। उस केस में ये सेम चीज हुई थी, तो आप उस केस का रेफरेंस भी दे सकते हैं और सारा प्रोविजंस डिस्कस करने के बाद लास्ट में आप कंक्लूजन देंगे। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना चाहिए था। फर्स्ट लाइन शुड बी प्रोविजन, फर्स्ट लाइन शुड बी प्रोविजन, और यहाँ कोई सेक्शन नहीं है, दिस इज जनरल फीचर ऑफ कंपनी लॉ। तो नॉर्मली आप अपने आंसर को इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं कि अ कंपनी बीइंग अ लीगल पर्सन एंड एंटायरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर इज केपेबल ऑफ ओनिंग, एंजॉइंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन इट्स ओन। कहने का मतलब यह है क्योंकि कंपनी एक लीगल पर्सन है, एक सेपरेट पर्सन है, उसकी प्रॉपर्टीज को वो अपने नाम पे खुद इंजॉय कर सकती है, ओन कर सकती है, खरीद सकती है, डिस्पोज ऑफ कर सकती है। तो ये कौन सा कंसेप्ट है, यहाँ पर आप हेडिंग भी दे सकते हैं सेपरेट पर्सनैलिटी का, यहाँ पर आप हेडिंग भी दे सकते हैं सेपरेट पर्सनैलिटी का, ठीक है, ऐसे हेडिंग दे देंगे सेपरेट पर्सनैलिटी का। उसके बाद द कंपनी इज अ रियल पर्सन, रियल नहीं, यहाँ लीगल होगा, द कंपनी इज अ लीगल पर्सन होगा, द कंपनी इज अ लीगल पर्सन। उसके बाद इन विच ऑल द प्रॉपर्टीज आर वेस्टेड एंड बाय विच इट इज कंट्रोल मैनेज एंड डिस्पोज्ड ऑफ। कंपनी एक लीगल पर्सन है जो अपने नाम पे प्रॉपर्टीज को कंट्रोल कर सकती है और डिस्पोज ऑफ कर सकती है, मैनेज कर सकती है। नो मेंबर, नो मेंबर
कैन क्लेम हिमसेल्फ टू बी द ओनर ऑफ कंपनीज प्रॉपर्टी। कोई भी मेंबर अपने आप को नहीं बोल सकता ओनर कंपनी की प्रॉपर्टीज का। कंपनी की प्रॉपर्टीज का ओनर कंपनी ही है। मेंबर अपने आप को क्लेम नहीं कर सकता, चाहे एग्जिस्टेंस में चाहे वाइंडिंग अप में। और मेंबर इंश्योरेंस भी नहीं करा सकता अपने नाम पे, मतलब मेंबर्स का इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी नहीं है। अ मेंबर डज नॉट इवन हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपनी। तो ये आपने पूरा कंसेप्ट समझा दिया। अब आप फैक्ट्स ऑफ द केस समझाएंगे कि इन द गिवन केस या इन द प्रेजेंट केस Mr. M holds all the shares except one in a private company which is engaged in timber. He gets insured in his own name and the timber gets destroyed by fire. The अब यहाँ आपने फैक्ट्स ऑफ द केस एक्सप्लेन कर दिया। अब आप लिंक करेंगे प्रोविजंस को केस के साथ। तो आप यहां बोलेंगे कि इंश्योरेंस कंपनी विल नॉट बी हेल्ड लाइबल टू हिम सिंस द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी बिलोंग्स टू द कंपनी एंड नॉट टू मिस्टर एम। क्योंकि जो कंपनी की प्रॉपर्टी है वो कंपनी को बिलोंग करती है, मिस्टर एम को बिलोंग नहीं करती है। और यहाँ आप एक पास्ट केस है मकौरा वाला जिसमें ये सिमिलर सिचुएशन हुआ था, तो आप उस केस को भी डिस्कस कर सकते हैं कि द फैक्ट्स ऑफ द केस आर सिमिलर टू मकौरा वर्सेस नॉर्दर्न इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये केस लॉ है, पास्ट का केस लॉ है जिसमें सिमिलर सिचुएशन डिस्कस की गई थी। और इस केस में भी कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था, wherein it was held that a member does not even have an insurable interest in the property of company। मेंबर का कंपनी की प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, नॉट इवन एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट। And that is why, what is the final conclusion? The final conclusion is hence you can write final conclusion in very short crisp line. Hence insurance company is not liable to reimburse the losses, not liable for reimbursement of losses. Thus the insurance company is not liable for reimbursement of losses। ठीक है। और आप यहां ऐसे भी लिख सकते हैं टू मिस्टर एम। Thus, insurance company is not liable for reimbursement of losses to Mr. M। ठीक है। तो इसी के साथ हमारे चार बड़े बड़े क्वेश्चंस कवर होते हैं कंपनी लॉ के केस लॉ सीरीज का। ठीक है। सो इसी के साथ आज का ये सेशन यहीं समाप्त करते हैं। आज का एपिसोड 1 यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो एपिसोड नंबर 2 में हम कंटिन्यू करेंगे आगे के क्वेश्चंस जो कि अगेन इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन वाले टॉपिक से होंगे। ठीक है। सो टुडे वी डिस्कस्ड अ फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कंपनी लॉ फ्रॉम योर टॉपिक ऑफ इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज। ठीक है। सो जो मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बताई है प्लीज उनको ध्यान में रखना। जो मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई है उसको अपनी कॉपी में लिखना। अपनी कॉपी में जो मैंने एडिशनल पॉइंट्स बताए हैं शॉर्ट में स्टार मार्क करके हाईलाइट करके लिखना, ताकि आपको एग्जाम में वो हेल्प करे। हो सके तो एक सेपरेट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की कॉपी बनाओ। नॉर्मल कॉपी में मत लिखना, सेपरेट आंसर राइटिंग की कॉपी बनाओ और उसमें ये सारी चीजें लिखो जो कि आपको एग्जाम टाइम हेल्प करेगी। कल की क्लास में अगेन वी विल डिस्कस सम मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस case law from your topic of introduction and classification। And next इसके बाद episode 3 में we will discuss questions from your topic of prospectus and members and shareholders, right? So I hope that you are understanding what I am teaching here। इसके बाद भी अगर किसी को कोई doubt है please do let me know over comment box, or you can contact me personally over my Instagram, Telegram or WhatsApp। All the details are given in the description box below। Make sure that you watch all the episodes of this case law series। ठीक है। I'll see you in the episode 2। Till then keep learning, because the more you learn the more you grow, and the more you grow the more you achieve। Take care। This is Isika Agrawal signing off। Take care। Bye bye।